नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस लेकर मैं कंचन डोगरा नेगी सुबह के 7:30 बजे आप सबके सामने हाजिर हूं न्यूज 18 पर। और सबसे पहले आपको बुलेटिन में बताएंगे कि देश में अब नए रंग रूप के साथ लॉकडाउन 4 आएगा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इसका ऐलान कर दिया। साथ ही पीएम ने 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज का ऐलान भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन में रहेगा। लॉकडाउन का चौथा चरण लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4 इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। आर्थिक पैकेज के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। मजदूरों, किसानों, छोटे उद्योगों को बड़ी राहत की बात कही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सही फैसलों के चलते ही कोरोना फिलहाल नियंत्रण में है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है, हमें कोरोना के साथ जीना सीखना है। 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देशवासियों के लिए, उसी को लेकर आभार जताया मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देश की जनता को कल संबोधित किया। कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। लॉकडाउन 4 की तरफ हम बढ़ चुके हैं। कोरोना के साथ हमें जीने की आदत डालनी होगी। और इसी पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक पैकेज के ऐलान पर आभार जताया। इस पर आपको बताएं कि बाबा रामदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मोदी जी का आज एक बहुत बड़े संकल्प की सौगात देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, लोकल से ग्लोबल होने के लिए मिलकर के एक संकल्प लें। हम स्वदेशी बनाएंगे, बेचेंगे, खरीदेंगे, इस पर गौरव अनुभव करेंगे, इसका प्रचार करेंगे और सब मिलकर के स्वदेशी से एक स्वावलंबी राष्ट्र बनाने के लिए हम पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करेंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे दे प्रदेश से, जहां पर देहरादून में कैबिनेट बैठक आज होगी। सचिवालय में सुबह 11 बजे ये बैठक होने वाली है। लॉकडाउन 3 के बाद के रोड मैप पर चर्चा हो सकती है। ग्रीन जोन जिलों में पर्यटन गतिविधियों को लेकर प्रस्ताव आ सकता है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं प्रदेश की। कैबिनेट बैठक आज होने वाली है, सुबह 11 बजे का समय जब कैबिनेट बैठक होगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो ग्रीन जोन जिलों में पर्यटन की गतिविधियों को लेकर प्रस्ताव को सुन सकते हैं। सुनील नप्रभात मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुनील नप्रभात, 11 बजे का इंतजार रहेगा क्योंकि काफी ज्यादा उम्मीदें जो लोग छोटे उद्योग करने वाले हैं उनको रहने वाली है कुछ बड़े ऐलान की। क्या कुछ इस बैठक में आज होने वाला है? देखिए कंचन, उत्तराखंड में टूरिज्म सेक्टर ही इनकम का एक बड़ा सोर्स है
और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक अनुमान है कि लॉकडाउन के इस पीरियड में उत्तराखंड में करीब 40,000 करोड़ के आसपास का नुकसान औद्योगिक गतिविधियों को हुआ है और इसमें भी केवल 22,000 करोड़ केवल टूरिज्म सेक्टर का लॉस है। तो इसको लेकर आज कैबिनेट में विचार विमर्श होगा। सरकार की ये मंशा है कि जो ग्रीन जोन वाले क्षेत्र हैं, उत्तराखंड के खासकर जो 10 जिले हैं वो ग्रीन जोन में शामिल हैं, तो सरकार चाहती है कि इन जिलों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि पर्यटन सेक्टर, टूरिज्म का जो सेक्टर है करीब करीब पूरी तरह से डूब चुका है। उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा थी, जिस पर पूरी आर्थिकी टिकी हुई थी, जिस पर हजारों लाखों लोगों का रोजगार टिका हुआ था, आपने देखा कि चारधाम यात्रा पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। 15 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं। इसके साथ ही जो चारधाम यात्रा है उसका पूरी तरह से आगाज हो जाएगा। तो सरकार चाहती है कि जब वो लॉकडाउन फेज 4 में जाए, जिस तरह से लॉकडाउन फेज 4 की घोषणा हो चुकी है, ये करीब करीब तय है कि इसके बाद हम लॉकडाउन फेज 4 में जाने वाले हैं, तो सरकार चाहती है कि धीरे धीरे जो गतिविधियां हैं उनको शुरू किया जाए, जो लॉस है उसको पटरी पर लाया जाए। तो ग्रीन जोन वाले इन क्षेत्रों में जो पर्यटन गतिविधियां हैं उनको एक तो गति दी जा सकती है और साथ ही चारधाम यात्रा की भी शुरुआत की जा सकती है। तो इस पर आज त्रिवेंद्र रावत अपने कैबिनेट के सहयोगियों से विचार विमर्श करेंगे और कोई ठोस प्रस्ताव इसमें पारित किया जा सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव आने का जो सूचना है उस पर यह है कि पहाड़ों में, उत्तराखंड में जो मनरेगा योजना है, लॉकडाउन के इस पीरियड में अप्रैल 20 तारीख के बाद से मनरेगा का कामकाज शुरू किया गया था। लॉकडाउन के बीच कुछ नियम और शर्तों के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता के साथ, तो अभी तक करीब 2.25 लाख जॉब कार्ड धारकों को इसके तहत काम मिल चुका है इसी लॉकडाउन पीरियड में, और करीब 20 करोड़ के आसपास इसमें भुगतान भी किया जा चुका है। तो एक तरह से ये श्रमिकों के लिए एक बड़ी ये मदद हुई लॉकडाउन के इस पीरियड में। लेकिन शहरी क्षेत्रों में अभी भी श्रमिक जो हैंड टू माउथ हैं उनके पास काम नहीं है। तो सरकार जो शहरी श्रमिकों के लिए रोजगार गारंटी योजना भी ला सकती है, ठीक मनरेगा के तर्ज पर। तो इस तरह के कुछ प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में आने वाले हैं। महत्वपूर्ण बैठक होगी। लॉकडाउन फेज 4 का क्या रोड मैप होगा, वो बहुत कुछ आज की बैठक में तय हो जाएगा। जी शुक्रिया आपका सुनील प्रभात इस जानकारी के लिए। तो लॉकडाउन की वजह से प्रदेश में लंबे समय से बंद रहे उद्योगों को राज्य सरकार ने खोलने की परमिशन तो दे दी है, लेकिन प्रदेश से स्किल्ड लेबर के चले जाने से परेशानी सामने आने लगी है। उत्तराखंड में मौजूदा समय में एमएसएमई सेक्टर यानी कि मध्यम और लघु उद्योग सबसे ज्यादा संख्या में है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान एमएसएमई सेक्टर के उद्योग चलाने के लिए सबसे ज्यादा दिक्कतें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड में एमएसएमई सेक्टर में सबसे ज्यादा फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, ऑटो, टेक्सटाइल, इंस्ट्रूमेंटल का प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन उनके सामने अब स्किल्ड लेबर की समस्या खड़ी हो गई है। कई यूनिट्स ने रिपोर्ट किया है कि जैसे उनका कुछ स्किल्ड स्टाफ दूसरे स्टेट्स में चला गया और वहां से लाने के लिए, तो वो तो जब जिस प्रकार से एमएचए की गाइडलाइंस होंगी उसी हिसाब से आने की परमिशन दी जाएगी। अभी फिलहाल तो परमिशन उनको दूसरे राज्यों से नहीं दी गई है लाने की। प्रदेश में 55,000 से ज्यादा एमएसएमई सेक्टर देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल जिले में उद्योग। देहरादून में काम करते थे 50,000 लेबर, हरिद्वार में करीब 80,000 लेबर, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा में 10 से 12,000 लेबर, उधम सिंह नगर में 75,000 लेबर, नैनीताल में करीब 15,000 लेबर काम करते थे। वजह साफ है कि प्रदेश में इन उद्योगों में काम करने वाले लेबर कोरोना वायरस के चलते वापस अपने राज्य में चले गए हैं और उद्योगपतियों का कहना है कि ये सेक्टर तभी सही तरीके से चल पाएंगे जब उनके पास स्किल्ड लेबर होगी। 40% के करीब लेबर बची है यहाँ पे, वो भी स्टैंडर्ड लेबर जितनी थी वो माइग्रेट हो रही है। अब जो बची हुई लेबर है वो लोकल लेबर भी है, वो है एक मतलब स्कैर्सिटी ऑफ लेबर तो है ही, प्लस उनका काम पे आना, विलिंगनेस उनकी आने की, वो भी थोड़ी सी एक इशू है। बहरहाल ये सच है कि बिना लेबर के उद्योगों को नहीं चलाया जा सकता। अब ऐसे में राज्य सरकार को ही राज्य से बाहर चले गए लेबर को वापस लाने के लिए कोई हल निकालना होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 संवाददाता किशोर रावत की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में एक और कोरोना का नया मामला सामने आया है। 23 साल की युवती हल्द्वानी में कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। गुरुग्राम से हल्द्वानी लौटी थी कोरोना पॉजिटिव ये युवती। उत्तराखंड में कोरोना के 46 मरीज हो गए हैं कुल मिलाकर। अब
जिनमें 22 एक्टिव केस हैं। एक और बड़ी खबर इस समय आपको बता दें, जिसमें शिक्षा मंत्री आज लगाएंगे अटल ई जनता दरबार। सुबह 10 से 11 बजे तक करेंगे बच्चों की समस्याओं को लेकर बात। 500 स्कूलों में वर्चुअल क्लासरूम के जरिए होगा संवाद। देहरादून के वर्चुअल क्लासरूम स्टूडियो के जरिए करेंगे ये बात। सुबह 10 से 11 बजे तक करेंगे बच्चों की समस्याओं को लेकर बात। शिक्षा मंत्री आज लगाएंगे अटल ई जनता दरबार, सुबह 10 से 11 बजे का। उत्तराखंड एक्सप्रेस में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंगलवार की देर रात गुजरात से भी 1400 श्रमिकों ने राज्य में वापसी की है। यात्रियों के गुजरात के सूरत से हरिद्वार पहुंचने पर यहां के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा ताली बजाकर उनका स्वागत किया गया और इस ट्रेन के सभी यात्री बेहद खुश नजर आए। हरिद्वार के जिसमें कि 799, गढ़वाल के 481, कुमाऊं क्षेत्र के 120 श्रमिक थे, ये उत्तराखंड पहुंचे हैं। अधिकारियों के अनुसार राज्य के कुमाऊं मंडल के लोगों का विस्तृत ब्यौरा एकत्र कर देर रात को ही विशेष बसों से रवाना कर दिया गया। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कर रखा है, सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है हमारे लिए और हम काफ़ी खुश हैं और सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा। खाना भी बहुत अच्छे है और सरकार ने जो टिकट कर रखा है बहुत अच्छा सब फ्री कर रखा है। और वहाँ जहाँ पर हम थे, जो बड़ोदरा में हम जॉब करते हैं, तो उधर बहुत अच्छा था। नहीं कोई परेशानी नहीं। इसमें लगभग 1400 लोग जो है आने का बताया है। इसमें कुमाऊं जाने वाले लोगों को अभी तत्काल जो है डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के बाद उनको रवाना किया जाएगा। बाकी जो गढ़वाल रीजन, एंटायर रीजन इंक्लूडिंग हरिद्वार में लगभग 800 लोग हैं, उन लोगों का जो है अभी अकोमोडेशन दिया जा रहा है और कल सुबह जो है डॉक्यूमेंटेशन एंड हरिद्वार वालों के लिए तो स्क्रीनिंग भी होगी। हरिद्वार वालों का जो है स्क्रीनिंग के बाद होम क्वारंटीन करेंगे। इससे पहले महाराष्ट्र के पुणे से चली श्रमिक स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन कल हरिद्वार पहुंची। करीब 1200 प्रवासी यात्री लेकर हरिद्वार पहुंची श्रमिक स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मियों ने ताली बजाकर इनका स्वागत किया और इस ट्रेन में उत्तराखंड के गढ़वाल के और कुमाऊं मंडलों के सुदूरवर्ती इलाकों के प्रवासी पहुंचे हैं। सभी ने सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। मेरे सहयोगी हरिद्वार से सुनील पाल जुड़ गए हैं इस समय और जानकारी के साथ। सुनील पाल, हम देख रहे हैं यहाँ पर लगातार प्रवासियों के अपने प्रदेश वापस आने का सिलसिला जारी है। ताली बजाकर उनका स्वागत कर रहे हैं लोग और ये लोग भी काफी खुश नजर आ रहे हैं प्रदेश सरकार से। सुनील पाल, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी। तस्वीरें लगातार आ रही हैं उत्तराखंड से, जिसमें जो श्रमिक वापस अपने प्रदेश लौट रहे हैं काफी खुश नजर आ रहे हैं, प्रदेश सरकार की तारीफ कर रहे हैं और इनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लगातार प्रवासियों के प्रदेश वापस आने का सिलसिला जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें आप देख सकते हैं प्रवासी लगातार अपने प्रदेश वापस लौट रहे हैं। आज सुबह भी 4 बजे एक ट्रेन उत्तर प्रदेश पहुंची है। 2.5 लाख का अनुमान है प्रवासियों के अपने प्रदेश वापस पहुंचने का, जिसमें अच्छी बात यह कि प्रवासी सरकार के काम से काफी खुश, उनका देख रेख रखने के तरीके से काफी खुश और ताली बजाकर भी इनका स्वागत करा हुआ देखा गया। तो प्रवासियों से जुड़ी हुई बड़ी खबर एक और आप तक पहुंचाते हैं, जिसमें प्रदेश में अब तक 51,000 लोगों की वापसी हो चुकी है। 1,98,000 लोगों ने किया आने के लिए रजिस्ट्रेशन। प्रदेश से अब तक भेजे गए 9,000 लोग, पहले से जाने के लिए 30,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में आपको बताएं, प्रवासी लौट रहे हैं तो उनकी मुश्किल दौर उन्होंने देखा है, उसके बीतने के बाद कितने लोग रुकेंगे अभी कह पाना ये मुश्किल है। सीएम ने लोगों को रोकने के लिए स्वरोजगार स्कीम तैयार की है, लेकिन प्रवासी कह रहे हैं कि इस पर सरकार ध्यान से विचार करे ताकि इसका हाल जो है पुरानी योजनाओं जैसा ना हो।
उत्तराखंड में प्रवासी इसलिए लौट रहे हैं क्योंकि जहां रोजी रोटी कमाते थे वहां कोरोना कहर बरपा रहा है। उम्मीद यही है कि क्या पता घर में इस मुसीबत से बच जाएं। लोग रहेंगे तो काम भी होगा और प्रवासियों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का भी यही मकसद है, लेकिन सवाल है कि सब्सिडी वाला लोन भी उसे मिलेगा जो बैंक गारंटी जमा कर पाएगा। ऐसे में 25% सब्सिडी के साथ भी 25 लाख का लोन आसान नहीं होगा। हालांकि सरकार अलग अलग कैटेगरी के लोन गिना रही है। जितना काम करना चाहता है 1 लाख से लेकर और 25 लाख तक हर स्तर पे हमने स्लैब बना रखे हैं और मुझे लगता है कि रोजगार पूरे भारत के किसी भी राज्य में नहीं जितने हमारे राज्य में। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा दिल करके काम किया है कि जो भी लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए गारंटर के रूप में भी शिथिलता देने का हम लोग सोच रहे हैं। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य के नाम पर तमाम स्कीम बनी, लेकिन हैसियत और हालात फिट नहीं बैठे और आम लोग उत्तराखंड छोड़ते चले गए। ऐसे में अब जो लौटे हैं वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। सर रोजगार तो देखो जब आगे को रोजगार का देखा जाएगा। देखो अब क्या होता है ना सर, क्योंकि अभी हम फिलहाल आए हैं। अब अगर ऐसी होगा तो सर अभी तो और लोग भी आएंगे, सारे लोग आएंगे। अगर सब रोजगार का इधर ही कर देंगे तो फिर हम लोग वहाँ क्यों जाएंगे। हाँ जी सर, अगर सरकार हमें ऋण देती है तो हमें यहाँ पे अपना को करने के, जिसमें फिटनेस से हो तो मैं चाहूँगा कि मेरे उत्तराखंड के लोग फिटनेस पे वो करें। कुछ सारे कोई लोग जो नशे की ओर बढ़ने वो कर रहे हैं, अपनी फिटनेस वो रखें तो आगे सारे समाज को आगे बढ़ाएं। ये चीज़ें पढ़ाई लिखाई के बारे में हर चीज़ के लिए एक होता है कि बंदा फिट है, उसको स्वास्थ्य ठीक है तो हर चीज़ के लिए इंसान वो कर सकता है अपना कोई भी। एक अनुमान के मुताबिक उत्तराखंड में कोरोना के दौर में करीब 2 लाख से ज्यादा लोग वापस लौटेंगे और हालात ठीक हुए तो पलायन आयोग मानता है कि 30% यानी करीब 90,000 ही यहाँ रुकेंगे। ऐसे में जरूरी है कि लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने से पहले हैसियत और हालात को देखकर योजना बनाई जाए ताकि वो हाल ना हो जो बीते 20 साल में हुआ। अल्मोड़ा में किशन जोशी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। तो कोरोना लॉकडाउन ने पलायन के जख्म को हरा कर दिया है। सरकार इस मौके को पलायन रोकने के मौके पर देख रही है, लेकिन विपक्ष सवाल कर रहा है कि अच्छे दिनों में रोजगार ना दे सकी सरकार इस बुरे दौर में कहां से रोजगार देगी। प्रवासी कामगारों को राज्य के भीतर रोजगार देने के सरकारी दावे जोर पकड़ने लगे हैं। सत्ता में काबिज बीजेपी के नेता ट्रेनों और बसों से लौट रहे युवाओं को राज्य में ही रोजगार देने की बात कह रहे हैं। कभी कोई समस्या पैदा होती है तो उसके बारे में आविष्कार होने प्रारंभ होते हैं, तो इसलिए तरह तरह की प्लानिंग से बन रही हैं, तरह तरह के मॉडल्स आ रहे हैं। उन मॉडल्स को हम अच्छी तरह से देखना प्रारंभ करेंगे। लेकिन विपक्ष के नेताओं ने सरकार से उल्टा तीखा सवाल कर डाला है और पूछा है कि जब अच्छे दिनों में पहाड़ में रोजगार नहीं मिल सके तो इस बुरे दौर में सरकार कौन सा करिश्मा करने जा रही है। तो सब में छटनी हो रही है, ठेके प्रथा समाप्त हो रही है, तो भाजपा के पास कौन सा फॉर्मूला है कि वो अब किसी को मैदान में नहीं जाने देंगे। वही नौकर, अभी उनका गुस्सा था, उन्हें रोटी नहीं मिली, उन्होंने कहा हम नहीं जाना चाहते हैं, दिलवाएं रोजगार। अभी किस दूसरी तरफ जिन लौटते प्रवासियों को लेकर राजनीतिक गर्म है, वो अभी भी तय नहीं कर पाए हैं कि स्थितियां ठीक होने के बाद राज्य में ही रहेंगे या फिर वापस लौट जाएंगे। क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं सर, उधर भी है ना सर, वहाँ भी। बहरहाल तकरीबन 2 लाख लोग अलग अलग राज्यों से अपने गृह प्रदेश उत्तराखंड लौट रहे हैं। ऐसे में सरकार भले ही जो दावे कर रही हो, लेकिन इन्हें रोजगार देना इतना आसान काम नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। तो प्रवासी मजदूरों के आने जाने को लेकर आ रही दिक्कतों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए। कोर्ट ने पूछा है कि खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 और प्रवासी मजदूर एक्ट 1979 के तहत क्या कदम उठाए गए हैं। आपको बता दें कि सच्चिदानंद डबराल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी और कहा था कि प्रवासी मजदूरों के लिए राज्य में जाने और आने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते इन मजदूरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि कोरोना काल में चल रही ऑनलाइन क्लासेस को लेकर अब
पेरेंट्स को आपत्ति होने लगी है। बच्चों के घंटों मोबाइल के सामने बैठने से आंखों में प्रॉब्लम की शिकायतें अब सामने आ रही हैं। लॉकडाउन के समय में बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई करवाई जा रही है, लेकिन उत्तराखंड में नेशनल एसोसिएशन फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स राइट्स को छोटे बच्चों के क्लासेस को लेकर आपत्ति है। इनका कहना है कि कई पेरेंट्स ने शिकायत की है और केजी से क्लास 5 तक के बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से दूर रखने की मांग की है। अभिभावक संघ ने एचआरडी और बाल आयोग को लेटर भेजकर कार्रवाई की मांग की है। होमवर्क मिल रहा है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, ओके है। जिस घर के अंदर 4 बच्चे हैं, अब आप ये बताइए, जब 4 बच्चे हैं, मोबाइल उस घर के अंदर 2 ही हैं, तो 2 बच्चों की पढ़ाई कैसे बाधित होगी। और दूसरा जो हमारा सबसे मुख्य कारण रहा है कि हर स्कूल के अंदर आरटीई के बच्चे पढ़ते हैं। 25% जब आरटीई वाला बच्चा पढ़ रहा है, और सबको जानकारी है कि जब आरटीई वाले बच्चे के पेरेंट्स अपने बच्चे की फीस ही नहीं देते, तो स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट ये सब कहाँ से लेकर आएंगे। छोटे बच्चे हैं, इस वजह से इन्हें बहुत दिक्कतें आ रही है। एकदम से मतलब बहुत सारा होमवर्क आ रहा है, एक एक दिन में 5-5 सब्जेक्ट के आ रहे हैं, ऊपर से ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है। अब इतना छोटे बच्चे एकदम इतना बर्डन पड़ रहा है, तो इससे अब हमें ही करना पड़ रहा है सारा कुछ। तो हमारे बहुत काम छूट भी गया है ऐसे करके, पर रोज बहुत ही काम आ रहा है। वहीं बाल आयोग का कहना है कि स्कूल और पेरेंट्स आपस में समन्वय बनाएं, साथ ही बाल आयोग इस पर एडवाइजरी तैयार कर रहा है। बच्चों को कैसे आप पढ़ा सकते हैं, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं। वो बच्चा जो उसकी क्वालिटी है, जो उसके अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट को निखारने के लिए टीचर और पेरेंट्स के बीच में संवाद होना चाहिए, और उसमें ही जो चीज़ें निकल के आती है उस आधार पे हम लोगों को बच्चों को वो उस और बच्चे को लेके जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट वाला चीज़ है, उस सब्जेक्ट पर ही हमको फोकस करना चाहिए। नंबर 1 बात, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उसको धीरे धीरे ही हैंडल किया जाएगा, और बाल आयोग इस तरफ ध्यान देते हुए बाल आयोग अपनी एडवाइजरी भी जारी कर रहा है कि किस तरह से हमें करना है और कैसे करके इन प्रॉब्लम्स का हल होना है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर पहले ही काफी मशक्कत चल रही है और ऑनलाइन क्लासेस के जरिए इसका एक विकल्प निकाला गया, लेकिन पेरेंट्स की आपत्तियों के बाद इस दिशा में आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।